हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो भी सेक्शन है इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में जानने वाले हैं। और अगर आप रिसेंट में एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हुए हैं या फिर कोई आप मध्य प्रदेश में आप लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। साथ में जो आपके क्वेश्चन आएंगे एडीपीओ एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस एक्ट से रिलेटेड होगा, इस अधिनियम से रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, इसे डिटेल्स में समझेंगे आखिर ये अधिनियम क्या है। और इस वीडियो के थ्रू जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जो एक्ट है राज्य की जनता को निश्चित समय के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उसे सशक्त तथा आनुवांशिक विषयों के लिए उपबंध कराने के लिए अधिनियम को लाया गया है। डेट मीन्स राज्य में जो भी निश्चित समय के अंदर उनकी सेवा प्रदान की जाए, साथ में उसे जल्दी सॉल्व किया जाए, उस टाइम लिमिट के अंतर्गत जो भी मैटर्स हो, वो सारे मैटर्स को डील करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। और इसमें पहला सेक्शन अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पहला जो हमारा सेक्शन है, इसमें इस एक्ट को कहा गया है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधायक 2010। और यहाँ पर ये एक्सटेंड है होल ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेट मीन्स ये सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के लिए है जो मध्य प्रदेश में लागू है। सेकेंड में हम बात करेंगे सेकेंड सेक्शन डेफिनेशन। इस एक्ट के तहत में यहाँ पर क्लॉज ए में दिया हुआ है डेसिग्नेटेड ऑफिसर। डेट मीन्स यहाँ पर वैसे ऑफिसर जो सेक्शन 3 के अंतर्गत में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज नोटिफाई के अनुसार। बी क्लाउज में है एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन कौन पर्सन है? जो यहाँ पर एलिजिबल है, जो नोटिफाई सर्विसेज के लिए किया गया हो और वो एलिजिबल होंगे, तो वो यहाँ पर एलिजिबल पर्सन को डिफाइन करता है क्लॉज बी के अंतर्गत। सी फर्स्ट अपील ऑफिसर मीन्स जो भी सेक्शन 3 के अंतर्गत में जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो एंड उन्हें नोटिफाइड किया गया हो, तो वहाँ पर जो भी नोटिफाइड किया हो उसे फर्स्ट अपील ऑफिसर कहेंगे। डी क्लाउज क्या है? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स इस एक्ट के तहत में इस एक्ट के तहत में जो भी यहाँ पर रूल प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है वो डी क्लाउज डी के अंतर्गत किया हुआ है। ई क्लाउज में दिया हुआ है राइट टू सर्विस। मीन्स यहाँ पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एक टाइम लिमिटेड है, टाइम के अंतर्गत हो जाना चाहिए जो सेक्शन 4 में दिया हुआ है। डेट मीन्स यहाँ पर क्लाउज एफ में सर्विस का डिफाइन किया गया है जो यहाँ पर सर्विसेज नोटिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 3 में। जी क्लाउज में है सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी। सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी यहाँ पर डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, जो पर्सन को वहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट एच है, क्लाउज एच में स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जो भी गवर्नमेंट हो मध्य प्रदेश का, वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है। आई यहाँ पर है स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। डेट मीन्स वहाँ पर जो भी मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है प्रोवाइड सर्विसेज जो डेसिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा यहाँ डिसाइड किया जाएगा और अपील किया जाएगा फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास अंडर सेक्शन 3 में। तो यहाँ पर समय के अनुसार सर्विसेज को प्रोवाइड करना, डेसिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रोवाइड करना और यहाँ पर अपील करना फर्स्ट अपील ऑफिसर के सामने, वो भी सारे डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 3 में। तो यहाँ नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 3 और सेक्शन 3 में दिया हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स, फर्स्ट अपील ऑफिसर्स, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। ये सब सारे चीज़ यहाँ पर सेक्शन 3 में डिफाइन किया हुआ है। वही चीज़ अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पहला सेक्शन जो हमने पढ़ा है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। सेकेंड सेक्शन में धारा 2 में हमने देखा है परिभाषाएं, जो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ भी सकते हैं इस वीडियो को स्टॉप करके, जो आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें धारा 3 में देखना है। धारा 3 में क्या है? सेवाओं और पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील पदाधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचना, वो हमारे सब दिया हुआ है यहाँ पर 3 के अंतर्गत में दिया हुआ है। अब यहाँ पर सेक्शन 3 में डिफाइन किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। डेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा, जो सर्विसेज को लेकर होगा, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को लेकर होगा और यहाँ पर फर्स्ट अपील ऑफिसर को लेकर होगा। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट्स, जो यहाँ इस एक्ट के तहत में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है हमारे पास राइट टू ऑब्टेन सर्विस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 4 में राइट टू ऑब्टेन
विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी डेसिग्नेटेड ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो भी यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है सेक्शन 3 के अंतर्गत में, और वो पर्सन एलिजिबल होंगे जो सर्विसेज ले सकते हैं, और उनके लिए यहाँ पर टाइम भी एक समय तिथि जो तय किया गया है उस समय के अंतर्गत उन्हें सर्विसेज दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 5। सेक्शन 5 में दिया हुआ प्रोवाइडिंग सर्विस इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है निश्चित समय यहाँ पर दिया गया है समय सीमा, उसके अंतर्गत में वहाँ पर सेवा प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर सेक्शन 5 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट जो दिया गया है समय सीमा, उसके अंतर्गत में यहाँ पर जब भी कोई एप्लीकेशन यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है, डेट मीन्स यहाँ पर जब सबमिट किया जा रहा है एप्लीकेशन डेसिग्नेटेड ऑफिसर के पास या फिर उस पर्सन के पास जो एथोराइज्ड है पर्सन एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए, उस डेट से यहाँ पर समय सीमा स्टार्ट किया जाएगा और जो भी निर्धारित समय है उनके अंतर्गत में उन्हें सेवा प्रदान करना होगा। यहाँ पर 5 सेक्शन 2 क्लॉज में दिया हुआ है जो भी डेसिग्नेटेड ऑफिसर है वो एप्लीकेशन रिसिप्ट सब सेक्शन 1 के अंतर्गत में वो एप्लीकेशन रिसिप्ट करेंगे और समय सीमा के अंतर्गत में उनके द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा उस एप्लीकेंट को, या फिर उनके द्वारा जो है रिजेक्ट किया जाएगा एप्लीकेशन। और इन केस अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर रीजंस होना चाहिए, डेट मीन्स वहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ रीजंस होना चाहिए कि किस बेसिस पे राइटिंग में यहाँ पर होना चाहिए, और इंटीमेट डेट मीन्स एप्लीकेंट को यहाँ पर सूचित किया जाएगा जो राइटिंग में होना चाहिए, और उन्हें बताना होगा कि किन बेसिस पे उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट किया गया है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 5 में हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है सेक्शन 6 अपील। डेट मीन्स यहाँ पर अपील जो किया जाएगा सेक्शन 6 के अंतर्गत में किया जाएगा। अगर कोई पर्सन के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया है डेट मीन्स सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया पर्सन का, तो वहाँ पर इन्हें अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया उस समय के अनुसार जो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट समय सीमा निर्धारित किया गया है, तो उस पर्सन के द्वारा यहाँ पर अपील किया जा सकता है जो फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास होगा। और रिजेक्ट करने के बाद डेट मीन्स जब एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया हो उसके 30 डेज़ के अंतर्गत में यहाँ पर अपील हो जाना चाहिए जो फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास करवाना होगा उन व्यक्ति को। और अगर यहाँ पर एक्सपायरी कर जा रहा है स्टिपुलेटेड 30 दिन का यहाँ जो समय दिया गया है, अगर ये समय सीमा जो है समाप्त हो गया है तो यहाँ पर फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास अपील को सुना जाएगा। इन केस अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं एप्लीकेंट के द्वारा कि वो किस कारण से ये 30 डेज़ के अंतर्गत वो उन्होंने अपील नहीं किया है, वो सफिशिएंट काउज होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा एडमिट किया जा सकता है जो अपील किया जा रहा हो पर्सन के द्वारा। इसमें सेक्शन 6 क्लॉज 2 में दिया हुआ है जो भी फर्स्ट अपील ऑफिसर है वो ऑर्डर देंगी डेसिग्नेटेड ऑफिसर को ताकि उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए, और जो उनका सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए जो उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया हो अपील। थर्ड क्लाउज में दिया हुआ है सेकेंड अपील अगेंस्ट। डेट मीन्स यहाँ पर सेकेंड अपील भी हो सकता है अगेंस्ट फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा जो अगर रिजेक्ट किया गया हो, और ये 60 डेज यहाँ पर दिया हुआ है जब वैसा डेट बनाया गया हो। डेट मीन्स अगर यहाँ फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सेकेंड अपील किया जा सकता है जो 60 डेज़ के अंतर्गत किया जाएगा। और इस 60 डेज़ के अंतर्गत अगर एक्सपायरी हो चुका है और इसके बाद अपीलिएंट जो है वो अपील कर रही है सेकेंड अपीलिएट अथॉरिटी के पास, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए वो क्यों इतना लेट हुआ है, सफिशिएंट काउज होना चाहिए आखिर इतना टाइम क्यों लिया गया है 60 डेज़ देने के बावजूद भी। तो ये सफिशिएंट काउज होने के बाद ही यहाँ पर सेकेंड अपीलिएट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर अपील को एडमिट किया जाएगा, डेट मीन्स उसका सुनाई होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्लाउज 4 सब क्लाउज ए के अंतर्गत दिया हुआ है सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी अगर ऑर्डर देती है डेसिग्नेटेड ऑफिसर को तो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा जैसा ही उनके द्वारा स्पेसिफाई या फिर रिजेक्ट किया गया हो उस अपील को। इसी के अंतर्गत सब क्लाउज बी के अंतर्गत यहाँ पर जो भी ऑर्डर प्रोवाइड किया जा रहा है सर्विसेज के लिए वो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी वैसे इम्पोज करेगी पेनल्टी जो सेक्शन 7 में यहाँ इस प्रोविजन में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 6 क्लाउज 5 सब क्लाउज ए के अंतर्गत में जो भी डेसिग्नेटेड ऑफिसर है अगर यहाँ पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 का फॉलो नहीं करती है और उनके द्वारा एप्लीकेंट पीड़ित व्यक्ति का अगर यहाँ पर कंप्लायंस नहीं हो रहा है, नॉन कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है, सबमिट नहीं किया जा रहा है एप्लीकेशन, तो वो डायरेक्टली वो एप्लीकेंट जो है पीड़ित व्यक्ति है वो फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास जाएगी और उनका जो भी एप्लीकेशन है वो वहाँ पर सबमिट कर सकती है। और इसके अंतर्गत सब क्लाउज बी के अंतर्गत में जो भी डेसिग्नेटेड ऑफिसर है अगर उनके द्वारा भी यहाँ पर किसी भी तरह का पालन नहीं किया गया हो, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया गया हो जो सेक्शन 6 क्लाउज 2 में दिया हुआ है, सेक्शन 6 सब क्लाउज 2 में दिया हुआ है, वहाँ पर एप्लीकेंट एग्रीव्ड के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर वैसे सबमिट किया जाएगा एप्लीकेशन जो डायरेक्टली सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास भी हो सकता है, और उनके मैनर उनके जो व्यवहार है वो भी डिस्पोज किया जाएगा जो सेकेंड अपील अथॉरिटी के पास किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 6 क्लाउज 6 में दिया हुआ है जो भी फर्स्ट अपील ऑफिसर है या सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है अगर उनका डिसीजन यहाँ पर अपील में पेंडिंग है या फिर वो अपने पावर जो है सिविल कोर्ट में भी दे सकती है वैसे सूट को लेकर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 को लेकर है। और यहाँ पर कुछ
क्लाउजेस में डिफाइन किया हुआ है सब क्लाउज ए बी सी में, जो प्रोडक्शन या फिर उस मैटर को लेकर या फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर इंसेप्शन किया जा सकता है। यहाँ पर समन इशू किया जा सकता है ताकि डेसिग्नेटेड ऑफिसर और एप्लीकेंट का हियरिंग हो सके, और इसलिए दोनों को, डेसिग्नेटेड ऑफिसर और एप्लीकेंट को, समन भी इशू किया जा सकता है। और अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड किए हुए इस रूल एक्ट के अंतर्गत में, वो भी एक्ट लिया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा। तो ये था हमारा सेक्शन 6 में, जहाँ पर अपील करने का प्रावधान है। फर्स्ट डेसिग्नेटेड ऑफिसर के पास, सेकेंड है आपका फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास, एंड थर्ड है एप्लीट, डेट मीन्स एप्लीट अथॉरिटी के पास में भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेक्शन 7 दिया हुआ है, पेनल्टी। यहाँ पर जुर्माना क्या लगेगा वो हम देख लेंगे सेक्शन 7 में। यहाँ पर सेक्शन 7 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के अंतर्गत में, यहाँ पर जो भी सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी है, उनके ओपिनियन में यहाँ डेसिग्नेटेड ऑफिसर अगर फेल हो रही है सर्विस प्रोवाइड करने में विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न या फिर रीजनेबल काउज, देन यहाँ पर सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पेनल्टी लगाया जाएगा, जो 500 रुपये से कम नहीं होगा और 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। और सब क्लाउज बी में दिया हुआ है, जो भी सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी है उनके ओपिनियन पे यहाँ पर डेसिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा अगर यहाँ किसी तरह का डिले हो रहा है, देरी हो रहा है प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करने में, तो यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा पेनल्टी। उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा जो 250 रुपये पर डे रेट होगा, 250 रुपये पर डे होगा। और वैसा डेसिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर लगाया जाएगा जो 5,000 रुपये से ज़्यादा भी नहीं होगा। और यहाँ पर डेसिग्नेटेड ऑफिसर के पास रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उनके पेनल्टी इम्पोज करने से पहले, ताकि वो अपना अपॉर्चुनिटी वो दिया जाएगा ताकि वो अपना जो भी बात कहना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, उस बीच में रख सके। तो इनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सुनवाई के समय, और उसके बाद ही यहाँ पर पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, पेनल्टी उनसे लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 7 क्लास 2 में दिया हुआ है, जो भी सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी है, इनके ओपिनियन के बाद यहाँ पर फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा अगर यहाँ पर फेल हो रही है डिसाइड लेने में, अपील डिसाइड करने में उस समय के अनुसार, तो यहाँ पर उस विदाउट एनी सफिशिएंट या फिर रीजनेबल काउज, तो यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा पेनल्टी जो फर्स्ट अपील ऑफिसर के ऊपर होगा, और ये 500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। साथ में फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ताकि उनकी सुनवाई हो सके, उसके बाद ही उनके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। थर्ड क्लाउज में दिया हुआ है, जो भी सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास करेगी अमाउंट कंपनसेशन को लेके, जो एप्लीएंट को दिया जाएगा, जो भी पेनल्टी इम्पोज किया गया हो सबसेक्शन 1 और 2 और दोनों के पश्चात। और ये पेनल्टी जो होगा वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो भी इम्पोज पेनल्टी में लिमिट रखा गया है। और यहाँ पर सेक्शन 7 क्लाउज 4 के अंतर्गत में सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी के द्वारा अगर वो सेटिस्फाइड होती है कि डेसिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा फेल हुआ है, वो ड्यूटीज़ अपना असाइन नहीं कर पाई इस एक्ट रूल के तहत में, तो यहाँ पर विदाउट सफिशिएंट और रीजनेबल काउज, तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगेंस्ट अगेंस्ट होगा जो डेसिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर के अगेंस्ट में लिया जाएगा इसके रूल्स के तहत में। यहाँ पर सेक्शन 8 दिया हुआ है रिवीजन। सेक्शन 8 के अंतर्गत में जो भी डेसिग्नेटेड ऑफिसर है और फर्स्ट अपील ऑफिसर है, यहाँ पर वो जो भी डेसिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर एग्रीव्ड है, और अगर उनके द्वारा डेट मीन्स यहाँ पर सेकेंड एप्लीट अथॉरिटी के द्वारा उनके ऊपर पेनल्टी का यहाँ पर इम्पोज किया गया हो, तो उनके द्वारा एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा और इस ऑर्डर को रिवीजन किया जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ऑर्डर जाएगा, और यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा, ऑफिसर नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो 60 डेज़ के अंतर्गत यहाँ पर एप्लीकेशन ऑर्डर के 60 डेज़ के अंतर्गत यहाँ पर एप्लीकेशन होना चाहिए, जो डेसिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा होगा। और ये जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं इसके अंतर्गत में ऑफिसर नॉमिनेट किए जाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, और 60 डेज़ के अंतर्गत में 60 डेज़ के अंतर्गत में ये एप्लीकेशन अपील करना होगा डेसिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर को। और अगर यहाँ पर एक्सपायर हो रहा है 60 डेज़, तो अगर यहाँ पर एप्लीकेशन 60 डेज़ के बाद सबमिट किया जा रहा है, तो सफिशिएंट काउज यहाँ पर अगर सेटिस्फाइड है तभी यहाँ पर उसे एप्लीकेशन को एडमिट लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 9। सेक्शन 9 में दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, डेट मीन्स जो भी यहाँ पर सूट प्रोक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग किया जा रहा है वो किसी भी तरह का झूठा नहीं होना चाहिए, किसी अगेंस्ट पर्सन में या फिर कुछ भी एनीथिंग होना चाहिए। और यहाँ पर गुड फेथ में वर्क होना चाहिए, इंटेंडेड उनका सही होना चाहिए, इंटेंड उनका सही होना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पर सूट आए हुए प्रोसिक्यूशन हो रहा है, अदर लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, वो गुड फेथ में हो सके। नेक्स्ट सेक्शन है 10 पावर टू मेक रूल्स। यहाँ पर क्लॉज 1 में दिया हुआ है सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर रूल्स को चेंजेस किया जाएगा, इस एक्ट में प्रोविजंस को लाया जाएगा। और 2 क्लॉज में दिया हुआ है जो भी रूल्स को बनाया जाएगा इस एक्ट में वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही फिर इस रूल्स को ऑफिशियल गेजेट पे लाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। सेक्शन 11 में दिया हुआ है अगर किसी भी तरह का यहाँ पर डिफिकल्टी अराइज हो रहा है प्रोविजंस एक्ट के तहत में, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी और साथ में इस एक्ट के तहत में उस रिमूव किया जाएगा उस डिफिकल्टी को, ताकि प्रावधान में इस एक्ट में जल्दी उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर काम भी सही से हो सके। और वो जो चेंजेस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा डिफिकल्टी, वो उस ऑर्डर के पास होने के बाद अगला 2 साल तक उस ऑर्डर को नहीं माना जाएगा, अगला 2 साल के बाद ही उसे कमेंसमेंट किया जाएगा इस एक्ट के तहत में। तो ये था हमारे पास जो आप सभी को पढ़ना था और आप सभी के सिलेबस में दिया हुआ था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 आप सभी को देखना था। इसके अंतर्गत में हमारे पास टोटल सेक्शन 11 थे। जो पहला सेक्शन था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, सेकेंड था डेफिनेशन, थर्ड था नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स, फर्स्ट अपील ऑफिसर्स, सेकेंड एपलेट अथॉरिटी एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट्स। फोर्थ सेक्शन था राइट टू ऑब्टेन सर्विस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। सेक्शन 5 था प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। सेक्शन 6 था अपील। सेक्शन 7 था पेनल्टी। सेक्शन 8 था रिवीजन और सेक्शन 9 था प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 10 था पावर्स टू मेक रूल्स एंड सेक्शन 11 था पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ये टोटल सेक्शन आप सभी को इस एक्ट के तहत में पढ़ना था रूल्स में। तो आप सभी को आई होप ये रूल्स समझ में आ गए होंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डायरेक्टली सेक्शन को लेके हो सकता है या फिर उसके बीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसी भी तरह का डाउट है अभी भी तो आप इस वीडियो को पढ़ लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।